मैथमेटिकली स्पीकिंग जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, प्रिडिकेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं या फंक्शंस हैं, उन सब को हम एक एम टप्पल ऑफ ऑब्जेक्ट की मदद से भी जाहिर कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास टप्पल कहते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को हम अगर एक साथ एक तरतीब से लिख दें तो वो एक तरह का टप्पल बन जाता है। तो अब जैसे देखें कि हमारे पास W जो है वो एक तरह का सेट है, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हमने एक W से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर हम इस W को बार बार लिखते चले जाएँ कि दुनिया में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हम ये m टाइम्स लिख दें, तो WM जो है ये एक्चुअली ऑल पॉसिबल m टपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर उनको हम इस टपल्स वाली सिंटैक्स की मदद से भी जाहिर कर सकते हैं। तो अब जब हमने इसको एक बड़े सेट की मदद से रिप्रेजेंट कर लिया है जिसके अंदर ये ढेर सारे टपल्स की शक्ल में लिखा हुआ है, तो अब हम उनमें से किसी एक सबसेट को उठाएंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक रिलेशनशिप की मदद से। जैसे हमने ये मैरिड टू का एक रिलेशनशिप बताया है कि जॉन और स्यू ये एक टपल है, ये मैरिड हैं, इस रिलेशन के अंदर हमने उनको दिखा दिया है। और इसी तरह हमने इनकी जो हमारा ऑर्डर है उसको भी चेंज करके देखा है कि स्यू और जॉन एक और टपल है लेकिन स्टिल वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी इस एक रिलेशन की मदद से बाइंड है। इसी तरह जॉन और बिल जो हैं इनके माबैन फादर ऑफ का, जैसे जॉन इज़ फादर ऑफ बिल है, तो हम इस रिलेशन को भी इस टपल की मदद से शो कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल वे है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, वही है जो हम अभी देख के आए हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर हम आमतौर पे सेट्स की शक्ल में बात करते हैं। तो हमने एक ओवरऑल एक बहुत बड़ा सा ऑल पॉसिबल टपल्स का सेट बना लिया WM। अब हम उसके अंदर से सब सेट जो हैं वो ढूंढ रहे हैं और हमने कहा कि ये जितने भी रिलेशंस हैं, प्रिडिकेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हैं, ये एक्चुअली इस WM के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये मैरिड टू का, इसके अंदर से हम मुख्तलिफ टपल्स में से कुछ का सबसेट निकाल सकते हैं। जैसे जॉन और स्यू अगर दो हैं तो ये मैरिड टू के रिलेशन से आपस में मुंसलिक हैं। इसी तरह बिल और जॉन जो हैं ये फादर ऑफ के प्रिडिकेट की मदद से हैं। तो इस तरह से एक्चुअली हम इस बड़े से सेट में से सबसेट निकाल के ये तमाम चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल उसका पर्सपेक्टिव है, इसके मीनिंग वही हैं जो भी हम पिछली स्लाइड्स में देख के आए हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स के अंदर ढेर सारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनकी एक लिस्ट बना के दे देते हैं कि ये चीज़ हो तो इसके साथ ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या वो जितनी भी शराइत हम सेंटेंसेस की शक्ल में लिख रहे होते हैं एक्चुअली हम उनको भी टपल्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीडिकेट क्या है। अब हमने जो भी टपल्स वाली एग्जांपल देखी कि ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट हम ऑर्डरिंग के अंदर लिख दें तो उसको हम टपल कह देते हैं। कि हमारा जैसे ये 2 और 4 एक टपल है, 2 और 6 एक टपल है, यानी हमने ये तरतीब लगा दी है। तो प्रीडिकेट क्या होगा? प्रीडिकेट इज़ ए लिस्ट ऑफ m टपल्स, यानी जैसे ये एक टपल है, ये दूसरा टपल है, ये तीसरा टपल है, चौथा टपल है, इस तरह की हमने एक लिस्ट बना दी है। तो अब जितने होंगे हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया कि ये m नंबर ऑफ टपल्स हैं। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये एक प्रीडिकेट है प्राइम फैक्टर ऑफ, तो हमारे पास एक टपल है 2 और 4 का। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 2 इज़ प्राइम फैक्टर ऑफ 4, फिर एक और टपल है 2 इज़ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, फिर एक और टपल है 3 इज़ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 2 इज़ प्राइम फैक्टर ऑफ 8। तो इस तरह से जो हमने डिफरेंट टपल्स लिए हैं, हम एक्चुअली ये जो खास सिंटेक्स है इसकी मदद से भी हम प्रीडिकेट को एक लिस्ट की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले देखा था कि प्रीडिकेट्स और प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इंग्लिश वर्ब्स होते हैं, कि हमारा जो वर्ब्स हैं वो यहाँ जो हमारे एक्शंस हैं हम उनको प्रीडिकेट की शक्ल में जाहिर करते हैं। अब प्रॉपर्टी को देखते हैं। ए प्रॉपर्टी लिस्ट द m टपल्स दैट हैव द प्रॉपर्टी। अब जैसे हमारे पास ये बॉल और उसका नंबर 5 है कि बॉल 5 इज़ रेड, टॉय 7 इज़ रेड, कार 11 इज़ रेड। तो ये एक्चुअली वो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जो कि उसकी एक इनहेरेंट चीज़ है। अब फंक्शन को देखते हैं। ए फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एमरी रिलेशन, यानी हमारे पास ये जैसे टपल्स मौजूद हैं, ये चूँकि इसके 2 एलिमेंट्स हैं हम इसको कहेंगे ये 2 टपल है। तो इसके अंदर ये जो हमारा ये लिखा आ रहा है कि फर्स्ट m-1 ऑब्जेक्ट्स, तो अब इसके अंदर 2 हैं तो हम इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको कंसीडर करेंगे ये आर्गूमेंट यानी 1, और जो स्केयर होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा वो हमने इसके सेकंड के तौर पे लिखा हुआ है कि 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये इसका आर्गूमेंट है, जो इसका आखिर वाला है ये इसका आंसर है या इसकी वैल्यू है। अगर हमारे पास ये एक से ज़्यादा कोई और हमारे पास फंक्शन होता और जिसके अंदर 3 या 4 पैरामीटर होते, तो अगर तो 4 पैरामीटर होते तो जो फर्स्ट 3 वाले होते वो इसके आर्गूमेंट्स होते और जो फोर्थ वन होता वो इसका आंसर होता। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ 0 आर्गूमेंट्स दैट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट।
दिस इज जस्ट ए बाइनरी रिलेशनशिप। अब ऑब्जेक्ट जो है सिंपली वो कोई पैरामीटर नहीं लेंगे और रिटर्न पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब ये सारी मैथमेटिकल डिटेल है, आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। हमने उन्हीं चीज़ों को एक तरतीब में लिख के टपल का नाम दे दिया है। अगर उसके 2 एलिमेंट हैं तो वो 2 टपल है, 3 एलिमेंट हैं तो उसके 3 टपल उसको कहना। तो इन टपल्स की मदद से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। FOL के अंदर एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसे हम टर्म कहते हैं। ये क्या है? ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब ये सिंपली अगर आप कांस्टेंट सिंबल्स और फंक्शन सिंबल्स को देखें तो जो ऑब्जेक्ट्स के नेम हैं वो कांस्टेंट सिंबल बन जाएंगे, और जो उनके एक तरह के एक्शन या कोई रिलेशनशिप जिसको वो जाहिर कर रहे हैं वो फंक्शन सिंबल्स के अंदर आ जाएगा। और ये दोनों चीज़ें, इनको हम कंबाइनली नाम दे देंगे टर्म का। अब हम देखते हैं एटॉमिक सेंटेंसेस क्या होते हैं। एटॉमिक सेंटेंसेस लिखे कैसे जाते हैं। एटॉमिक सेंटेंसेस के अंदर एक प्रेडिकेट सिंबल होता है और उसके अंदर उसके साथ पेरेंथेसिस के अंदर कुछ आर्गुमेंट्स पास होते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रेडिकेट है सिंबल मैरिड का, इसको पेरेंथेसिस में हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं। हमने लिखा रिचर्ड्स फादर इज मैरिड टू जॉन्स मदर। तो इस तरह से हम एक तरह का एटॉमिक सेंटेंस बना रहे हैं जो कि कोई इसकी एक ट्रूथ वैल्यू होगी कि वो इवैल्यूएट होने के बाद ट्रू या फॉल्स होगा। और जितने भी एटॉमिक सेंटेंसेस हैं वो अपने अंदर ये चीज़ देखेंगे कि जितने भी उनकी पेरेंथेसिस में आर्गुमेंट्स हैं उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अभी हमने देखा कि एटॉमिक सेंटेंसेस जो हैं वो या तो रिवैल्यूएट होने के बाद ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। जैसे देखें कि हमने लार्जर देन का एक प्रेडिकेट लिया है जिसको हमने 2 और 3 पास किए हैं कि पहला पैरामीटर 2 इज़ लार्जर देन 3, ये फॉल्स है। मैरी इज़ ब्रदर ऑफ पीट, ये फॉल्स है अगर हमें ये पता है कि वो दोनों ब्रदर नहीं हैं। इसी तरह रिचर्ड्स फादर इज़ मैरिड टू जॉन्स मदर, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। ये हमें उस रियल वर्ड से देख के देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास ऐसा फैक्ट मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि इन 2 ऑब्जेक्ट्स रिचर्ड्स फादर और जॉन्स मदर इन दोनों को इस मैरिड के प्रेडिकेट से जोड़ रही है। तो ये हम रियल वर्ड से देख के सेंटेंस बनाएंगे। तो हम तमाम जो हमारे एटॉमिक सेंटेंसेस हैं वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब इसके मुकाबले में अगर हम फंक्शंस को देखें तो फंक्शंस हमेशा ऑब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं, वो ना तो फैक्ट्स को बताते हैं और ना ही कोई सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे देखें अगर हमें ये पता है कि पीट्स ब्रदर, जॉन इज़ पीट्स ब्रदर, तो हम अगर लिखें पीट ब्रदर तो इसका मतलब है कि वो जॉन को रेफर कर रहा है। और 2 + 3 रेफर्स 5। अब एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें हमने कुछ शुरू में एक बाइनरी रिलेशनशिप दिया है जिसकी कोई ना कोई ट्रूथ वैल्यू होगी कि ब्रदर ऑफ का रिलेशनशिप है हमारे पास, यहाँ प्रेडिकेट है और उसके 2 आर्गुमेंट्स हैं, एक पीट है और दूसरा ब्रदर पीट है। तो ब्रदर पीट जो है वो जॉन है। अगर हमने पहले कहीं सेंटेंस में देखा हो कि जॉन और पीट ब्रदर हैं तो ये ब्रदर ऑफ पीट जो है वो यहाँ पे एक्चुअली जॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जॉन और पीट दोनों ब्रदर हैं तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ट्रू रिटर्न होगा। अब कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को देखते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर हम ये लॉजिकल कनेक्टिव्स लगाकर अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर हम जो यूज़ कर रहे थे कनेक्टिव्स, बिल्कुल ये वही कनेक्टिव्स हैं, बाई कंडीशनल, इम्प्लीकेशन, एंड और निगेशन, और इनकी मदद से हम अपने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब उसकी ज़रा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एक सेंटेंस लिखा है और इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो हमारे पास कनेक्टिव है सबसे पहले निगेशन का, ब्रदर एक बाइनरी रिलेशनशिप है, ये ट्रू या फॉल्स होगा। लेफ्ट लेग ऑफ रिचर्ड जो है ये एक फंक्शन है। जॉन और रिचर्ड ये दोनों जो हैं ये ऑब्जेक्ट हैं। इसी तरह ये बुश भी एक ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारे पास और का मौजूद है ये कनेक्टिव है। डेमोक्रेट एक प्रॉपर्टी है। और इस तरह से हमने अपना एक कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो फॉर्म किया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, बाइनरी रिलेशन हैं और कनेक्टिव्स हैं। तो इस तरह से हम अपने, जिस तरह हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर हम अपने डिफरेंट कनेक्टिव्स लगा के सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं और एंड और लगाकर अपने सेंटेंस को एक कम्प्लेक्स पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने अपने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं इस लॉजिक के अंदर बना लिए हैं। अब अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो हम कुछ इस अंदाज से पढ़ेंगे। सबसे पहले इनसाइड जाएंगे, हम पहला पैरामीटर देखेंगे, इसको पहले प्रोनाउंस करेंगे। रिचर्ड्स लेफ्ट लेग इज नॉट ए ब्रदर ऑफ जॉन और बुश इज अ डेमोक्रेट। तो अब ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है जिसको हमने इस तरह से पढ़ा कि पहले हमने अपना फर्स्ट आर्गूमेंट इसको एवेल्यूएट किया है, फिर हमने अपने इस वाले बाइनरी रिलेशनशिप को एवेल्यूएट किया और फिर हमने दूसरे पैरामीटर को किया है।
फिर हम लॉजिकल कनेक्टिव्स पे आए हैं, हमने और देखा है कि यहाँ पे एक दूसरा पार्ट भी है सेंटेंस का, और फिर हमने इस दूसरे वाले को जो है वो देखा है। अब आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि अब हम फंक्शन और बाइनरी रिलेशनशिप में कैसे डिफरेंस करें, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी और फंक्शन में क्या फ़र्क होगा। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है ये आप नॉलेज बेस बनाते हुए स्टार्ट में डिफाइन करेंगे। अगर तो एक नॉलेज बेस को बनाते हुए डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं, तो हो सकता है कोई एक टीम इस प्रॉपर्टी को एज ए फंक्शन लिख रही हो और इस बाइनरी रिलेशनशिप को किसी और अंदाज से लिख रही हो। तो ये आपने खुद जो है वो स्टार्ट में बैठ के जो है वो आपने कंसेंसस बिल्ड करना है कि किस चीज़ को आप प्रॉपर्टी के तौर पे ले रहे हैं, किस चीज़ को आप फंक्शन के तौर पर ले रहे हैं, या उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एग्जांपल्स लें, तो ये जैसे देखें कि अब हमने ये कनेक्टिव लगा के एक सेंटेंस को कम्प्लेक्स किया है। कैसे? रिचर्ड इज़ ब्रदर ऑफ जॉन एंड जॉन इज़ ब्रदर ऑफ रिचर्ड। तो इस तरह से हमने ये एंड का कनेक्टिव लगा के अपना सेंटेंस कम्प्लेक्स किया है। किंग रिचर्ड और किंग जॉन। इसी तरह किंग जॉन इम्प्लाइज किंग रिचर्ड इज़ नॉट अ किंग, यानी एक टाइम में एक ही किंग होगा। फिर इसी तरह हमने कहा कि ये लेस देन का एक कनेक्टिव है कि 1 1 + 2 इज़ लेस देन 4 एंड 1 इज़ ग्रेटर देन 2। यानी हम पहले आर्गूमेंट को ले रहे हैं, फिर अपने इस लेफ्ट साइड पे लिखे हुए प्रेडिकेट को प्रोनाउंस कर रहे हैं, और फिर हम अपना दूसरा आर्गूमेंट ले रहे हैं। और अब इनके मीनिंग बिल्कुल वैसी हैं जैसे हम प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर एंड और के कनेक्टिव लगा रहे थे, तो हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग ओवरऑल ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। अब हम वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स रेंज ओवर ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ड, यानी वेरिएबल ऐसी चीज़ है जिस तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल है तो वो अपने अंदर एक रेंज पूरी की पूरी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह हमारा यहाँ पे जो अब वेरिएबल है वो एक रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब वेरिएबल्स भी बिल्कुल एक टर्म की तरह हैं। जैसे टर्म को हमने देखा था कि उसके अंदर कांस्टेंट सिंबल हो सकते हैं या फंक्शन सिंबल हो सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हमें लग रहा है। ये वेरिएबल में बी यूज्ड वेयरएवर ए टर्म में बी यूज्ड। तो अब ये सारी इंटरप्रिटेशन की बात है कि आप उस चीज़ को एज ए टर्म ले रहे हैं या एक वेरिएबल के तौर पर ले रहे हैं। तो फिर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है एक टर्म के तौर पर लेना शुरू हो गए हैं, तो फिर आपके अपने नॉलेज बेस के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि फिर हर जगह पे ऑब्जेक्ट्स को एक टर्म के तौर पर यूज़ करें। अगर आप उनको वेरिएबल के तौर पे ले रहे हैं तो फिर आपने तमाम जगहों पर उनको वेरिएबल के तौर पे लेना है, अदरवाइज फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। डिफरेंट टीम्स जो हैं वो नॉलेज बेस को बना रही होंगी, तो फिर ये कन्फ्यूजन जो है वो आ जाएगी। अब क्वांटिफायर्स की बात करते हैं। हमारे पास दो तरह के लॉजिकल क्वांटिफायर्स हैं, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल यानी फॉर ऑल जो ये हमारे पास क्वांटिफायर है इसको हम यूनिवर्सल कहते हैं, और देयर एग्जिस्ट को हम एग्जिस्टेंशियल कहते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस अंदाज से एक स्टेटमेंट लिखी है तो हम इसको यूँ पढ़ेंगे कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, यानी हमने जो ए है ऑल का उसको हमने उल्टा दिया, अपसाइड डाउन कर दिया, तो ये हमारा यूनिवर्सल बन गया है। इसके मुकाबले में जो एग्जिस्टेंशियल है उसको हम, अगर हमारे पास कुछ इस अंदाज से लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, यानी देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स। तो जब हमारे पास ये उल्टा ई लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट, और जब हमारे पास अपसाइड डाउन ये है तो हम कहेंगे ये फॉर ऑल। ये जो दोनों लॉजिकल क्वांटिफायर्स हैं यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल्स, हम एक से दूसरे में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह की सिंटैक्टिक शुगर है कि हमें सिर्फ एक क्वांटिफायर की ज़रूरत है और हम दूसरे को कन्वर्ट करने के बाद हासिल कर लेंगे। जैसे हमारे पास कुछ ये सेंटेंस है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं नॉट एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट नॉट पी ऑफ एक्स, और देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स को हम यूँ भी लिख सकते हैं नॉट फॉर ऑल एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। कि जहाँ रूल ये है कन्वर्जन का कि हमारे पास जहाँ भी फॉर ऑल लिखा है हम उसको इसकी मदद से रिप्लेस कर दें, नॉट एग्जिस्ट और आगे नॉट लगा दें। और इसी तरह अगर हमारे पास एग्जिस्ट का मौजूद है क्वांटिफायर तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में कुछ इस अंदाज से नॉट फॉर ऑल नॉट के कारगर। ये चीज़ थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन ये कहने का मकसद ये है कि हम इन दोनों में से अगर हमारे पास एक क्वांटिफायर है तो हम उससे दूसरे में जा सकते हैं इन रूल्स की मदद से। अगर हमारे पास बाहर नेगेशन मौजूद है तो हम उस नेगेशन को इनसाइड भी मूव कर सकते हैं, और फिर हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे हमारे पास ये नॉट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स है, हम इस नॉट को मूव इनसाइड करेंगे तो हम इस फॉर ऑल को स्विच कर देंगे देयर एग्जिस्ट से, और जो हमारा पी ऑफ एक्स है उसके स्टार्ट में हम नॉट लगा देंगे।
इसी तरह अगर नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स है तो हम एक तो इस नॉट एक्स की जगह पे फॉर ऑल लगा देंगे और इस नेगेशन को इनसाइड मूव करके पी ऑफ एक्स की स्टार्ट में ले आएंगे। तो इस तरह से हम इन दो लॉजिकल कनेक्टिव्स को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है फॉर ऑल, ये हम किस तरह से अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई एक सर्टेन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो हम कोई ऐसी स्टेटमेंट बनाएं जिसके अंदर हमने उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम वहाँ फॉर ऑल का क्वांटिफायर यूज़ करते हैं। अब अगर हमने ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी है ऑल किंग्स आर पर्सन, तो हम इसको कुछ इस अंदाज से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम ये फॉर ऑल क्वांटिफायर लगाएंगे, एक साथ हम वेरिएबल लगाएंगे एक्स का फॉर ऑल एक्स, और इसको हम पास कर देंगे किंग के हमारे फंक्शन को कि ऐसे तमाम एक्स जो कि किंग हैं, इट इम्प्लाइज दे आर पर्सनस एज वेल, कि हमने एक पर्सन को भी एक एक्स पास किया है कि जो किंग है वो भी पर्सन है। तो फॉर ऑल हमने लगा दिया कि तमाम किंग्स जो हैं वो पर्सन हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एवरी पर्सन हैज़ ए हेड। तो हम लिखेंगे एवरी पर्सन से मुराद ये है कि तमाम पर्सन्स, तो हम फॉर ऑल एक्स पर्सन एक्स इम्प्लाइज एक्स हैज़ हेड। अब हमारे पास एक और सेंटेंस मौजूद है, इफ़ आई इज़ एन इंटीजर देन आई प्लस वन इज़ एन इंटीजर। अब हम इस सेंटेंस को लॉजिक के अंदर कैसे लिखेंगे। हम सबसे पहले इसमें से देखेंगे इंटीजर उसको एक पैरामीटर आई पास करेंगे, तो वो आई से बाहर भी एक दफ़ा लिखा जाएगा, और स्टार्ट में हमने ये लगा दिया है कि फॉर ऑल आई, कि तमाम आईज जो इंटीजर्स हैं, देन के लिए हमने इम्प्लाइज यूज़ कर दिया है आई प्लस वन इज़ एन इंटीजर। तो अब आप देखें तो हमने एक इंटीजर का बाहर रखा है, हमने एक इसको कह लें कि फंक्शन या प्रेडिकेट रखा है, और इसके इनसाइड हमने प्लस वाला भी यूज़ किया है, यानी ये आई प्लस वन को भी हमने कुछ इस अंदाज से रिप्रेजेंट किया कि आई प्लस वन इज़ एन इंटीजर। तो अगर आपने एक सेंटेंस दिया गया है जिसको आपने एक कम्प्लेक्स सेंटेंस की मदद से जाहिर करना है और क्वांटिफायर्स भी लगाने हैं, तो आपने सबसे पहले वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेनी हैं। तो आपने सबसे पहले ये इंटीजर आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर आई प्लस वन आइडेंटिफाई कर लेना है, ये देन आइडेंटिफाई कर लेना है, और इसको हमने कुछ इस अंदाज से लिख देना है, फॉर ऑल आई इंटीजर्स आई इम्प्लाइज आई प्लस वन इज़ आल्सो एन इंटीजर। अब लेकिन एक बात याद रहे कि जब हम कुछ इस अंदाज से लिख रहे होंगे कि ये ऑल किंग्स आर पर्सन वाली एग्जाम्पल को देखें, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, फॉर ऑल एक्स विच आर किंग्स एंड पर्सनस एक्स। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इससे हमें ये चीज़ लगती है कि जैसे तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स किंग्स हैं और वो तमाम के तमाम लोग हैं।